अब इस बार जो पिछले 2-3 सालों से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, इस बार जो और कंसोलिडेट हो गया है, वो ये कि एक्चुअली बच्चा कॉलेज में स्टार्ट कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल, और बहुत टॉप रैंक कर रहा है। राइट, बड़ी बात वो है। जो कॉलेज से निकलते एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, राइट, कि अराउंड 12 to 13 लाख पीपल अप्लाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, है ना, और इन 12-13 लाख लोगों में से जो लोग एक्चुअली प्रीलिम्स देने आ रहे हैं वो है 5 to 6 लाख, राइट, है ना। मेरे ओपिनियन में सर सीरियस एस्पिरेंट इज समवन जो कि लगातार रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, जिसने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो एक दो बार चीजें रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा है ना। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जो ज्यादा घंटे पढ़ रहा है उसके सिलेक्शन होने के उतने ज्यादा चांसेस। हम मेंस पे चलते हैं ना, पहले असली चीज तो मेंस है। बिल्कुल सर। मेंस में लिखते वक्त तुम्हें क्या चाहिए, हम वहां पहले बात करेंगे, फिर वहां से देखेंगे यार हम उसके लिए आपको तैयार करेंगे। राइट। तो 7 मिनट में लिखने के लिए क्या चाहिए ये आप सोचो। यार ये बताओ, कॉलेज में आप हो, एग्जाम दे भी रहे हो वहां पे, तो एक कॉलेज के एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में डिफरेंशिएटर क्या है ना, क्या डिसिप्लिन मेंटेन रखो। आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन, ठीक है, कि इन टॉप 1000 स्टूडेंट में जो पहुंचता है उसके अंदर क्या अलग है। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन, व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन इन दिस यूपीएससी सीएससी एग्जाम। सो टू स्टार्ट दिस सेशन, सबसे पहले आई विल इनवाइट ऑन द फ्लोर one of the most loved and popular educator in this whole UPSC coaching industry, who has produced more than 300 rankers in past 8 years of his teaching career, and very renowned face for the ethics and essay, not just in online but also in offline. जो ऑफलाइन में सबसे पहले एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता था, वहां पे वो टीचर पढ़ाते थे जहां पे की फीस होती थी 2 लाख रुपीज, राइट। वो सेम लेवल ऑफ फैकल्टी, नॉट जस्ट सेम लेवल, सेम फैकल्टी आपको यहाँ पे इस बैच में पढ़ाने वाली हैं, और वही आपका पहला ओरिएंटेशन सेशन लेने वाले हैं। तो आई वेलकम ऑन स्टेज वन ऑफ माई आई वुड से कि फ्रेंड फ्रॉम आईआईटी डेज, पीयूष सर प्लीज ज्वाइन द क्लास। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो यार मैं ये कहूंगा कि जो भी बच्चे 2 साल के कोर्स में एनरोल हुए हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। सर बता रहे थे अभी 80% ऑफ यू आर इन कॉलेज। कॉलेज को बच्चा एसोसिएट करता है मौज मस्ती से, राइट, कि यार मूवीज देखेंगे, पिकनिक करेंगे, ये सब करेंगे, और आपने अपनी जिंदगी संवारने का इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और मुझे बहुत खुशी है कि सर ने आप सबकी बात सुनी और 2 साल का कोर्स आप लेके आए हैं सर। और ये जो पहला अटेम्प्ट आपका होगा, ये इतना बेस्ट प्रिपेयर अटेम्प्ट आपका होने वाला है कि प्रीलिम्स के 6 महीने पहले ही आपका पूरा तैयारी इसमें हो जाएगा, राइट। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने हाईलाइट की, आई थिंक, कि कॉलेज के लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट आज के टाइम में ये डिसाइड कर रहा है कि मैं करियर में क्या करूंगा और आईएएस बनने का एस्पिरेशन अगर लेके आ रहा है, तो इट्स अ बिग डिसीजन, है ना। यस सर। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज में स्टार्ट की थी क्या? सर कॉलेज में स्टार्ट करी थी, और बच्चे कुछ पूछ रहे थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, मैं वो बताना चाहूंगा सर। सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th क्लास तक, और जब कोटा तैयारी करने गए आईआईटी जेईई की, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम था। फिर आईआईटी खड़गपुर गए, वहाँ पूरा इंग्लिश मीडियम। लेकिन जब तैयारी शुरू करी तो मेरे मन में था यार कि शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा इसमें, इंग्लिश में मैं लिख नहीं पाऊंगा, और मैंने हिंदी में किताबें मंगवाई। मैं कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट एक जगह है शायद, वहाँ पे गया था, वहाँ से हिंदी मीडियम में किताबें लेके आया। राइट सर। लेकिन सर कुछ दिन बाद मेरे को लगा कि यार नहीं, मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया सर, कि काफी सारे जो दोस्त थे मेरे वो तैयारी कर रहे थे, अंग्रेजी मीडियम कर रहे थे, मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर सकता क्या ये। मैंने उसको ईगो का बना लिया अपना। डेली बेसिस पर 6-6 घंटे हिंदू पढ़ता था, फिर एक व्हाइट बोर्ड था मेरे पास, उसमें स्पेलिंग लिखता था। तो सर तभी से जर्नी शुरू करी। वंडरफुल सर। सर, one thing I would like to ask you before we actually move on to the main agenda of the session. Right before we started this live streaming, I was asking you this thing as well कि यार आप सब लोगों ने पिछले आई थिंक 15-20 दिनों में, हिमांशु सर ने भी, आपने भी मुझे बोला कि यार 2028 स्टार्ट करना है ना। समवेयर मैंने देखा कि इस साल का जो रिजल्ट आया, मार्च के मिड में रिजल्ट आया था, उस टाइम पे भी मोर देन 200 रैंकर्स आरटीआईएएस से निकले। आप सब लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन करी, उसके बाद आप लोगों ने कुछ रियलाइज किया जिसकी वजह से आप सब लोगों ने बोला कि यार हमें 2028 का बैच स्टार्ट करना है। तो व्हाई दिस बैच इज सो इंपॉर्टेंट नाउ? सर देखो, सबसे पहले तो हम जिस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, हमको वो समझ लेना चाहिए। और आप उसका ट्रेंड अगर देखें तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जो समय है वो बहुत कम कर दी है।
इट इज नॉट इवन फुल 3 months नाउ, हम्म। जो पहले 4, 4.5, 5 महीने तक भी लोगों को मिले हुए हैं। सो सर मेंस जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, 1750 नंबर का वेटेज है उसका, उसको टाइम ही नहीं है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं प्रीलिम्स के बाद ही मेंस की तैयारी करूं तो सर हो ही नहीं सकता, मतलब मैं तो फेल होने के लिए रेडी हूं फिर तो, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं। दूसरी बात सर, बड़ी बात यह है कि इतना चैलेंजेस के बावजूद सर हमारे लिस्ट में देखा सर, इशितवा की बात करिए, रैंक 50 ऑफ दिस ईयर, रैंक 50 की बात करिए सर, आदित्य धीमन की बात करिए सर, ये बच्चे बहुत जल्दी तैयारी में जुट गए। राइट। मतलब होता है ना, वेल बिगन इज हाफ डन वाली स्टोरी है। तो सर मुझे लगा कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऑफ कोर्स एक मेंस का टाइम कम कर दिया, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी भी लगी है राइट, कि क्यों ना हम कॉलेज में ही थोड़ा पहले स्टार्ट कर दें और टाइमली तैयार हो जाए इस एग्जाम के लिए। राइट सर, आई थिंक एक ये ट्रेंड चेंज है, अगर हम बात करें जनरेशनल चेंज, आई वुड से आपके मेरे टाइम में 2008 से 2012 हमारा इंजीनियरिंग का टाइम रहा है। उस टाइम पे कॉलेज से सोचते थे तैयारी करने का, बट खाली सोचते थे सर, तैयारी नहीं करते थे, ठीक है ना, और सिलेक्शन तो होते ही नहीं थे कॉलेज से निकलते ही। अब इस बार जो पिछले 2-3 सालों से मैं ट्रेंड देख रहा हूं, इस बार जो और कंसोलिडेट हो गया है वो ये कि एक्चुअली बच्चा कॉलेज में स्टार्ट कर रहा है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिंगल एंड डबल डिजिट रैंक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल, सर बहुत टॉप रैंक कर रहा है, राइट, बड़ी बात वो है जो कॉलेज से निकलते एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। राइट, डन। तो दैट इज व्हाई वी हैव started first ever batch, first ever 2-year batch at Sarthi IAS for your GS preparation। अब आज हम क्या करने वाले हैं, एक बार एजेंडा सेट करते हैं। देखिए, आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, एज probably you might be attending the first live class online in any ecosystem। कुछ डिस्कस करने आपके एजुकेटर आपके साथ आए हैं, ओरिएंटेशन सेशन में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक योर डाउट, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इन एन ऑनलाइन क्लास देयर इज अ नीड ऑफ सर्टेन डिसिप्लिन, राइट। अगर हम बीच बीच में आपके डाउट्स लेंगे, किसी के भी डाउट लेंगे, तो बाकी लोगों का भी फ्लो डिस्टर्ब होता है ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स जो हमने प्लान की हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रियलाइज दिस थिंग कि आपके जो एजुकेटर हैं पिछले 7-8 सालों से बहुत सारे एस्पिरेंट को गाइड कर चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी को हमने ज्वाइन किया है, तो वी अंडरस्टैंड कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, राइट। प्रोबेबली जो डाउट आपको भी नहीं पता कि आपको है, वो डाउट हमें पता है कि आपको आगे आने वाला है, और वो हमने इस पीपीटी में या आगे आने वाली पीपीटीज में, आगे आने वाले सेशन में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो डोंट बी इम्पेशेंट, आराम से शांति से सुनिए जो हम डिस्कस करने आए हैं इन नेक्स्ट 1 आवर, है ना। जो भी पीयूष सर का और मेरा कलेक्टिव एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं इस पूरे इकोसिस्टम का, 14 ईयर्स हो चुके हैं आई थिंक सर हमें, है ना। तो 28 ईयर्स का जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, अगर हम अपने किसी यंगर सिबलिंग को आज गाइड करने निकलें, तो क्या उसे हम ज्ञान देंगे जो हमने पिछले 14 सालों में सीखा है इस पूरे इकोसिस्टम में एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन एजुकेटर एज वेल, वो हम आपको अगले 1 घंटे में यहां पे समराइज करने वाले हैं। अंडरस्टूड? तो प्लीज बी पेशेंट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर, ठीक है। तो कैन वी एक्सपेक्ट दिस डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड? टेल मी यस और नो। करें सेशन को स्टार्ट? एक्साइटेड हैं सब लोग? एक बार जोर से कमेंट में यस लिख दो। कमेंट में वैसे यस जोर से कैप्स में लिखना पड़ेगा सर शायद। चलो करें स्टार्ट। सर आप ऑफलाइन की फील दे रहे हो मेरे को। फील सर ऑफलाइन तैयार है वाली सर, है। बच्चे तैयार हैं सर। फील, मैं आपको एक कमेंट बोलता हूं सर, फील ऑफलाइन वाली है, बस फीस ऑफलाइन वाली नहीं है। चलो डन, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सर लेट्स बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द मेन एजेंडा, पहले मेन एजेंडा समझाते हैं बच्चे को कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। देखो भाई, आप सभी ने कॉलेज में आए, आपने सोचा कि अब आप आईएएस बनने का ड्रीम देखोगे, तो अगेन आपने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखे होंगे, राइट। देखे आपने, कौन सा सबसे बढ़िया टॉपर लगा? बढ़िया से मतलब कौन सा सबसे क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक टॉपर लगा आपको इस बार के वीडियोस में? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, है ना। तो सर हर बच्चा जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो टॉपर की वीडियो देखता है। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लो आपको बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो आप विराट कोहली को देखोगे और उसको इमिटेट करोगे, है ना। ऐसे ही इसीलिए बच्चा टॉपर को देखता है कि यार मेरे को वहां पहुंचना है, इसने ऐसा क्या किया है ये मैं समझ लेता हूं, ताकि मैं भी उसी चीज को एग्जीक्यूट करके वहां तक पहुंच जाऊं। दैट इज द होल पर्पस कि हम अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, क्योंकि हम वहां पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो अब राइट, आदित्य श्रीवास्तव भी हैं सर यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं आगे डिस्कस ये बातें, है ना। अब व्हाट आई हैव सीन इज कि जिस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आप उतरे हो, उस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना, प्लस ये बात समझना कि वो जो टॉपर्स हैं उनमें क्या अलग था। व्हाट डिफरेंशिएट अ टॉपर, अ सिलेक्टेड इंडिविजुअल, क्या आपको अलग करना पड़ेगा क्या, या फिर क्या उन टॉपर्स में अलग होता है
दैट वी विल समराइज इन नेक्स्ट 1 आवर। दैट इज द एजेंडा, ठीक है। एक बार कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा जी सर। कि इस पूरे एग्जामिनेशन में कुछ फैक्चुअल नॉलेज तो बच्चों को ऑलरेडी होगी कि अराउंड 12 to 13 लाख पीपल अप्लाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, है ना। और इन 12-13 लाख लोगों में से जो लोग एक्चुअली प्रीलिम्स देने आ रहे हैं वो है 5 to 6 लाख, राइट। तो सबसे पहले तो देखो बिगिनिंग के लेवल पे ये समझना है कि कंपटीशन कितने लोगों में है ना। 12-13 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं और 5-6 लाख लोग देने जा रहे हैं। तो सर आधी जनता तो एग्जाम देने नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती सर? व्हाई दिस फिनोमिना इज प्रीटी कॉमन इन योर ऑब्जर्वेशन? सर मुझे लग रहा है कि सर फॉर्म भरना आसान है, राइट। तो फॉर्म, सर ये तो चलो फॉर्म भर दिया सर। हाँ। कई लोगों का सपना होता है कि उनको खाली ये लिखना है अपनी गाड़ी के पीछे भूतपूर्व एस्पिरेंट्स। अच्छा। तो ये भी सर एक लोगों में एक किक है। राइट। आईएएस बने ना बने, भूतपूर्व एस्पिरेंट्स का भी एक टैग मैंने कई गाड़ियों के पीछे देखा। क्या बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यार देखो आधी जनता तो इस लेवल पे भी नहीं है कि एग्जाम में अपीयर हो, है ना। तो 5 से 6 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। अब सर विद इन दीज 5-6 लाख पीपल एज वेल, कितने एस्पिरेंट एक्चुअली ऐसे हैं क्योंकि सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं? बच्चों से पूछते हैं पहले। हाँ पूछते हैं बच्चे, बिल्कुल। इनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो 5-6 लाख बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं इसमें से कितने लोग बहुत सीरियस हैं? सर सीरियस एस्पिरेंट को डिफाइन भी करते हैं एक बार, है ना, कि सीरियस एस्पिरेंट कौन होता है ना। मेरे ओपिनियन में सर सीरियस एस्पिरेंट इज समवन जो कि लगातार रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, जिसने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो एक दो बार चीजें रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा है ना। एनी अदर एलिमेंट जो आप ऐड करना चाहेंगे? डिसिप्लिन सर, सब काम डिसिप्लिन से कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि यार एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया फिर 6 दिन रेस्ट चल रहा है, ये नहीं सर। जो भी कर रहा है कंसिस्टेंटली कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कर रहा कि कोर्स ज्वाइन करा, 15 दिन फॉलो किया, ओरिएंटेशन में आया और फिर आगे क्लास अटेंड नहीं कर रहा। राइट। तो ऐसे एस्पिरेंट 45, 1 to 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000 तो कम नंबर हो जाएगा सर, क्योंकि मेंस देते हैं 10,000। हाँ 10,000 से ज्यादा इनफैक्ट मेंस दे रहे हैं आज के टाइम में। 50,000, 10,000 सर क्या नंबर है आपके हिसाब से? आपने 60,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस बच्चा 50-60,000 बच्चे होते हैं। राइट। तो 50 to 60,000 दैट इज इट। इस एग्जाम में कंपटीशन बस 50 से 60,000 लोगों में है ना। पहले तो ये बात अपने जहन में आप डाल लो, है ना, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि एक्चुअली कितने लोगों में आपका कंपटीशन है। वो 12-13 लाख लोगों में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन बस 50 से 60,000 बच्चों में आपको कॉम्पीट करना है। और इन 50 से 60,000 बच्चों में आपकी कोशिश ये है कि जो टॉप 1000 लोग हैं वहां आपको पहुंचना है ना। अब हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि इन 50-60,000 बच्चों में आप कैसे पहुंचोगे। दिस इज नॉट द एजेंडा। सारथी आईएएस इज एन इंस्टीट्यूट जो फोकस करता है आपके सिलेक्शन पे। आपको सीरियस एस्पिरेंट बना के हमें कोई किक नहीं मिलेगी कि भूतपूर्व एस्पिरेंट हम निकले गाड़ी के पीछे, ठीक है। हमें क्या किक, किस चीज से किक मिलेगी, क्या चीज गोल है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो और इस टॉप 1000 स्टूडेंट में आप पहुंचो। बिल्कुल, ठीक है। तो आइडिया इज कि इन टॉप 1000 स्टूडेंट में जो पहुंचता है उसके अंदर क्या अलग है। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन, व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन इन दिस यूपीएससी सीएससी एग्जाम, है ना। समझ में आया एजेंडा? पहले एजेंडा समझ में आया फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सर सब बच्चे रिलेट कर पाएंगे इस बात से। आपके यहाँ भी जो और छोटे बच्चे होंगे जो 3rd क्लास में होंगे, 4th क्लास में होंगे, आप मिलते होंगे, कजिन्स होंगे, है ना, रिलेटिव्स में मिलते होंगे, तो आप भी कुछ कहते होंगे ना कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये अच्छा बच्चा है ना, ये अच्छा स्टूडेंट है, ये कुछ करेगा। तो हम उन्हीं ट्रेड्स की बात करने वाले हैं कि जैसे आप उन छोटे बच्चों को देख के कहते हो ना कि यार ये कुछ करेगा, ये बढ़िया है, ये कुछ बड़ा बनेगा, वैसे ही एक अच्छा कैंडिडेट कौन है जो तैयारी कर रहा है, जो रैंक के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जा रहे हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वही सारे ट्रेड्स जो आपको फॉलो करने हैं। राइट। जो रीअपेयरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें मिला के ही ये 50 से 60,000 का कंपटीशन है एक्चुअली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट दिस थिंग, कुछ मिथ भी ब्रेक करते हैं। यस सर। क्योंकि एज अ बिगिनर जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कुछ मिथ होते हैं। सबसे पहला मिथ है कि नंबर ऑफ आवर्स दैट अ स्टूडेंट इज स्टडिंग, दैट इज अ डिफाइनिंग फैक्टर, दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन अ सिलेक्टेड इंडिविजुअल। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, कि क्या कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जो ज्यादा घंटे पढ़ रहा है उसके सिलेक्शन होने के उतने ज्यादा चांसेस। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर मैं तो सब बच्चों से पूछूंगा कि ये जो आवर्स है ये यूनिट किसकी है, ये टाइम की यूनिट है, ये कोई आपके सिलेबस कंप्लीशन की यूनिट थोड़े ना है, या आपके कोई आंसर राइटिंग की मैट्रिक थोड़े ना है।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम केवल नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे डिसाइड ना करें कि हमारे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ना हम कोई आर्टिफिशियल नंबर भी चेंज करें। ये सर मुझे लग रहा है कि हमको ये बहुत यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। तो केवल आवर के बेसिस पे करेंगे तो जो बच्चा 6 अटेम्प्ट दे चुका है, सबसे चांस उसी का होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का तो होना ही नहीं चाहिए, सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो चुके हैं, कहीं ज्यादा हो चुके हैं सर। राइट, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता एक्चुअल एग्जाम में। तो सबसे पहले तो इसको साइकोलॉजिकली यहाँ से हटा देते हैं कि यार ये नंबर ऑफ आवर कोई मैट्रिक नहीं, इसको हम चेंज करें। राइट राइट एंड there is no denying of this fact as well कि एक minimum number of hour you have to put in for your studies so that you can attend the classes, so that you can cover the syllabus, आप सारी चीजें cover कर पाओ। तो the point is number of hours important हैं, लेकिन number of hours differentiator नहीं है, अंत भी नहीं है। बिल्कुल डन, ठीक है, समझ में आया। तो अपने आप को या अपनी ईगो को ये सोच के सेटिस्फाई नहीं करना है कि मैं तो 8 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं तो 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूं, है ना। वी हैव केम अक्रॉस मेनी इंडिविजुअल्स जो 6 घंटे पढ़ के भी एग्जाम क्रैक करते हैं और 12 घंटे पढ़ के भी एग्जाम फेल करते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर, राइट। ठीक है, सेकेंड, अगर आपने कहा कि एक मिनिमम आवर होने चाहिए, तो वैसी ही बात है कि क्वालिटी है तो सर खाना क्वालिटी है लेकिन पेट ही तो भरना चाहिए। तो एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स वो भी होने चाहिए। मतलब सिंपल बात है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो मेजरमेंट का टूल है नंबर ऑफ आवर, अंत नहीं है कि यार 10 घंटे पढ़ ली तो हो ही जाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। राइट। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट मिथ जो किसी भी बिगिनर में मैंने कॉमन देखा है, कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो सर जैम मैं भी प्रिपरेशन करने आया था, तो मैंने भी क्लासेस ज्वाइन की थी राजेंद्र नगर में। तो मुझे क्या लगता था जब मैं पहला साल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि यार बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं रोज क्लासेस चले जाऊं, एक क्लास में जो नोट्स उस टाइम पे डिक्टेशन होती थी ऑफलाइन में, आई एम नॉट श्योर अभी क्या हो रहा है, ठीक है, जब डिक्टेशन होती थी तो हम लिख के आते थे और वो सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाए मेरे पास, देन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग जो हर बिगिनर को होती है। तो अगेन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि बस एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो सिलेक्शन हो जाएगा? एंड सर व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं। इतने सारे टॉपर जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए भी आते हैं, तो जब वो मेरे पास आते हैं कि सर एथिक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो और सर मेरा एथिक्स तैयार है, तो मैं उनको एक ही चीज पूछता हूँ कि यार एथिक्स के नोट्स मार्केट में 100 रुपए में मिल रहे हैं, आप 100 रुपए खर्च करो नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो नोट्स तैयार होना कोई बैरोमीटर थोड़ा ना है भाई, आप क्या लिख रहे हो वो मैटर ज्यादा करेगा कि आपने जो बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं। एग्जामिनर को क्या पता कि आपने कितनी बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि आपने कोर्स खाली अटेंड कर लिया, आपने बुक्स खाली इकट्ठा करके रख ली। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर नोज यू थ्रू व्हाट यू आर राइटिंग ओनली, राइट। एंड सर एक और लॉजिकल इसका पॉइंट मुझे लगता है, अगर ये ट्रू होता कि इफ somebody has completed the syllabus then they have the higher chances of selection, तो the people who are in 5th और 6th attempt, वो तो सर उनका तो सिलेबस कब का पूरा हो चुका है। स्पेशली ऑनलाइन के टाइम में everybody has access to foundation course, सर what we are charging student very less, है ना, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर ऐसा है तो सबका फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो खाली सिलेबस कंप्लीशन से आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होना। तो प्लीज ये दो चीजें अपने दिमाग में निकाल देना। ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स देने जरूरी हैं, बट दीज आर नॉट डिफरेंशिएटर। तो अब बात ये आती है कि डिफरेंशिएटर है क्या फिर? व्हाट डिफरेंशिएट दीज 1000 पीपल की जो ये 50 से 60,000 लोगों में कंपटीशन है ना, इनमें ये 1000 लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं कि वो टॉप लिस्ट में पहुंच जाते हैं? एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग देयर आर 3 थिंग्स दैट आर डिफरेंट। 3 चीजें हैं जो अलग हैं, जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे आपसे। फर्स्ट, कंसोलिडेशन। सेकेंड, राइट स्ट्रैटेजी। थर्ड, वंस शेयर ऑफ लक। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। समझ में आया? आगे बढ़े, आप करें एक एक चीज डिस्कस। जितने लोग आज सेशन में लेट आए थे, प्लीज रिमेंबर 99% ऑफ दिस RTIS क्लासेस अंटिल अनलेस कुछ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए स्टार्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो प्लीज टाइम से आया कीजिए। आज के सेशन का टाइमिंग आपको पता था, लेट ज्वाइन करेंगे तो देखो बोला ना सर, देखो लेट बोलते रिपीट बोला बच्चों ने। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइव क्लासेस का पर्पस यही होता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन रखें, है ना। क्योंकि लेट से हमें भी आधा घंटा हो चुका क्लास स्टार्ट किए हुए, अगर हम सेम बात को जो हमने अभी तक की है अगर वो हम रिपीट करते हैं, देन वी आर penalizing the people who have joined the session on time, isn't it sir? Yes sir. तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दीज थिंग्स। अगर आपका कोई पार्ट मिस हो जाता है
इसीलिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं, बट इट इज अ फर्स्ट लेसन फ्रॉम आवर साइड कि प्लीज क्लास टाइम से ज्वाइन कीजिए। देखिए वी आर ऑनलाइन एजुकेटर बट वी आर ओल्ड स्कूल, है ना। ओल्ड स्कूल टीचर आपकी पिटाई करता था अगर आप क्लास में टाइम से नहीं आते थे, है ना। तो वी विल मेक यू डिसिप्लिन एज वेल, है ना, कि यार डिसिप्लिन मेंटेन रखो। आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले कंसोलिडेशन की बात करते हैं। व्हाई, व्हाट इज द नीड, व्हाई वी आर सेइंग दिस थिंग कि इट इज अ डिफरेंशिएटर अमंग द सिलेक्टेड एस्पिरेंट, वो डिस्कस करते हैं सर सबसे पहले। तो मैं तो इनसे ही पूछूंगा सबसे पहले कि यार ये बताओ, कॉलेज में आप हो, एग्जाम दे भी रहे हो वहां पे, तो एक कॉलेज के एग्जाम में और यूपीएससी एग्जाम में डिफरेंशिएटर क्या है? एग्जाम के नेचर में कितना बड़ा क्या डिफरेंस है कि हम इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन होना ही होना चाहिए? थोड़ा इस पे बात करते हैं। चलो बताओ, व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एग्जाम एंड योर यूपीएससी एग्जामिनेशन? सर ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्रीलिम्स के बाद जो बच्चे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, यही बात है जो हम करने जा रहे हैं। वास्ट सिलेबस यूपीएससी का, मल्टीपल सब्जेक्ट, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस तो यार उसमें भी होती है, कॉलेज में भी होती है। कॉलेज में भी होती है। क्रेट लेवल कंपटीशन, ये भी बिल्कुल सही है, फेयर पॉइंट है जो इसी पॉइंट से कनेक्ट होता है। 3-4 पॉइंट सर जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ लिख लेते हैं, जी जो सर। बच्चे अच्छे बोल रहे हैं, बच्चों की ही लर्निंग को बाहर निकालते हैं। एक तो वास्ट सिलेबस हो गया, दूसरा कंपटीशन हो गया, इंटेंस कंपटीशन, राइट। आप देखो, अगर सिलेबस वास्ट है तो कितना सिलेबस है, लेट्स पुट इट अ नंबर, कि इस पूरे एग्जाम में आप अगर एंड टू एंड बात करें, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, एवरीथिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस डू यू थिंक यू स्टडी फॉर दिस एग्जाम? मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। लेट्स एज्यूम करंट अफेयर को भी ऐड कर लो उसके अंदर, एंड लेट्स एज्यूम कि आप पहली बार में राइट मटेरियल हिट कर रहे हो, बताओ। ये भी सर बहुत बड़ा जम्पशन है जो आपने लिया है कि पहली बार में सारे सोर्सेस सही पढ़ लिए। रेयरली किसी के साथ होता है, क्योंकि सर आप पिछले सेशन में हो रहा था कि बच्चे दूसरी जगह फाउंडेशन कोर्स ले चुके थे, फिर यहाँ पे आए हुए थे, एक दो साल, तो एक दो waste साल वो करके लोग आ रहे हैं। इटरेशन भी होता है सर। हो तो सकता है चलो मान लेते हैं कि आप बेस्ट जो भी आपके लिए बेस्ट है वो पढ़ रहे हो, कितना होगा, कितने पेजेस होंगे पढ़ने वाले? 10,000 सारे पेजेस मिला के, ऑप्शनल प्लस करंट अफेयर एवरीथिंग, 25 to 30 के। सर इस बैच में भी कोई हो सकता है, वैसे 2 ईयर बैच में कम चांसेस हैं। चलो अब ये जो 15 से 20,000 पेजेस मान लेते हैं कि रफली यही पेजेस हैं, इनकी अगर बात करें तो ये इन पेजेस को पढ़ के जो न्यूक्लियस ऑफ द एग्जाम है विच इज द मेंस एग्जामिनेशन, वहां पे आप लिखते हो 200 पेजेस का कंटेंट, है ना। तो आपकी इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप 15 से 20,000 पेजेस पढ़ के एक इंटेंस माहौल में 200 पेजेस का कंटेंट रिप्रोड्यूस कर पाए। क्योंकि जो मेंस का स्केड्यूल होता है, सर बिगिनर जनता है तो शायद मेंस का स्केड्यूल जनता को पता ना हो। मेंस का स्केड्यूल आपको पता है कैसे होता है, कैसा टाइम टेबल होता है? सर आई रिमेंबर कि जब हम मेंस लिखते थे तो थक जाते थे बहुत ज्यादा, है ना। पहले दिन एसए का पेपर, अगले दिन नेक्स्ट डे इमीडिएटली मॉर्निंग सेशन में 3 आवर जीएस 1 का पेपर, वेयर यू विल बी राइटिंग हिस्ट्री क्वेश्चन, सोसाइटी क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन। 2 आवर्स का ब्रेक मिलेगा, यू विल हैव योर लंच, यू विल कम बैक अगेन। आप जीएस 2 के 20 क्वेश्चंस लिखोगे जिसमें यू विल कवर डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर थोड़ा सा नींद मिलेगा, उसके बाद अगले दिन आप वापस आओगे, फिर जीएस 3। इकोनॉमी 9 से 12 एग्जाम चलता था उस समय, 3 घंटे का इकोनॉमी। और इकोनॉमी खाली नहीं है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, फिर वही 2 घंटे का ब्रेक और फिर एथिक्स का पेपर जो फिर 3 घंटे आपको लिखने हैं। सर इन 5 पेपर को देने के बाद ना सर यहाँ पे उंगली पे निशान आ जाते थे। ये हर बार का फैक्ट था कि यहाँ पे उंगली ऐसे मोटी हो जाती है, राइट, एक साइड से, तो इतना लिखने के तो ऐसे इंटेंस शेड्यूल में आप कंटेंट अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो आप जिस तरीके से कॉलेज का एग्जाम अप्रोच करते आए हो, या हमने भी ऐसी अप्रोच किया है, द रियलिटी ऑफ द कॉलेज एग्जाम्स, चाहे हम तो आईआईटी से थे, अच्छे कॉलेजेस थे, वहां भी सर 90% जनता ऐसी पेपर दे रही होती है कि क्या करते हैं वहां पे, पेपर है 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद, जो फ्रंट बेंचर है, जो रोज क्लास जाता है, जो रोज नोट्स बनाता है, उसके नोट्स की फोटोकॉपी ली, क्योंकि दोस्ती यारी बना के रखते हैं, ठीक है। 4 दिन में उसको रटा, मेमोराइज किया, रिप्रोड्यूस किया एग्जाम के अंदर, और नंबर भी अच्छे आ गए, है ना। और लेकिन उस एग्जाम के अगर 4 दिन बाद आप हमसे पूछ लो कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमें कुछ याद नहीं होगा। दैट इज द सिचुएशन, दैट वाज आवर सिचुएशन, एंड आई एम श्योर आप में से 80-90% जनता का यही सिचुएशन होगा। क्यों भाई, ऐसे दे रहे हो कॉलेज एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम,
मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, सुमित वी अंडरस्टैंड योर पेन, paid 1 lakh for foundation course offline but not much beneficial, we understand your pain, don't worry, है ना। तो वहां पे आप करते थे मेमोराइज, इसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन, रट्टा मारो। यहां पे आपको करना है इंटरनलाइज। सर एक फैक्ट है जो मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा सर, देखिए मेंस का पेपर सर ने बताया 3 घंटे का होता है, हर एक पेपर 250 नंबर का है जीएस का, तो अगर आप डिवाइड करें 3 आवर्स को 250 नंबर में तो आप पाएंगे कि आपको 1 नंबर का मार्क लिखने के लिए 0.7 मिनट मिलता है, यानी एक 10 मार्कर जो क्वेश्चन आता है उसको लिखने में मात्र 7 मिनट आपको मिलते हैं। पढ़ना भी और लिखना भी, उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, जो 3-3 लाइन की 4-4 लाइन क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है आजकल, उसके बाद उस पर 2 पेज लिखना भी है। तो अब आप ऐसे देखो कि 7 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के समझे, क्वेश्चन को तोड़े, डिफरेंट पार्ट्स खोले और उस पर लिख भी दिया जिसपे आपको नंबर ही मिल जाए। सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हम जो सर जो आपको लेना जाना चाह रहे हैं ना, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करा रहे हैं पूरी, राइट, कि हम आपको बात नहीं करेंगे कि यार तैयारी यहां से, हम उल्टा चलते हैं, हम मेंस पे चलते हैं ना, पहले असली चीज तो मेंस है। बिल्कुल सर, मेंस में लिखते वक्त तुम्हें क्या चाहिए, हम वहां पहले बात करेंगे, फिर वहां से देखेंगे यार हम उसके लिए आपको तैयार करेंगे। राइट, तो 7 मिनट में लिखने के लिए क्या चाहिए ये आप सोचो। अब सर Right. बताएंगे कंसोलिडेशन कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड सर एक पॉइंट और जस्ट ऐड करूंगा, जब हम इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे तो एक इंटरनल डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन करना है। हमने बाकी जगह भी देखा कि 2 ईयर बैचेस में क्या चल रहा है। सर टू दी आई वुड से कि डिसअपॉइंटमेंट ऑफ माइन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ओरिएंटेशन सेशन है, 2 ईयर का बच्चा है, शांति से पढ़ना चाहता है, तो पहले सेशन में क्या होगी, बकैती होगी कि एम्बेसडर दिखा देंगे, लाल बत्ती दिखा देंगे, कोई टीचर आईपीएस की यूनिफॉर्म पहन के आ गया है, उसमें सेशन ले रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सारथी आईएएस इज अ प्लेस जो कि हमेशा रिजल्ट पे फोकस करता है, तो हम पहले सेशन से उस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा, और रिजल्ट कहां से आता है, मेंस एग्जाम से। तो इसीलिए पीयूष सर इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपकी चीजें, की सिलेक्शन कैसे होगा। तो सीरियस कंटेंट पे फोकस करते हैं, उसके लिए यहां पे जरूरी है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन की नीड आपको समझ में आती है ना, और कंसोलिडेशन का मीनिंग आपको समझ में आता है कि यार कॉलेज की तरह खाली रट्टा नहीं मारना, इंटरनलाइज करना है कंटेंट को, है ना। अब बात करते हैं कि सर ये होगा कैसे, हाउ इट विल बी डन। देखिए देयर आर फ्यू थिंग्स लाइफ में जो कई बार आप समझते पहले हो, रियलाइज बाद में करते हो, ठीक है ना। बिल्कुल कंसोलिडेशन इज वन सच थिंग। आज जब हम आपको समझाएंगे तो हम थ्योरेटिकल लेवल पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कंसोलिडेशन कैसे होता है, ताकि आपके माइंड में एक वो स्पेस क्रिएट करे कि यार दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, है ना। लेकिन रियलाइज आप कब करोगे, जब आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो आज सुनो, समझो और फिर एग्जीक्यूशन करके उसको धीरे धीरे आप 1-1.5 महीने के अंदर रियलाइजेशन के स्टेज पे लेके आओगे, ठीक है। तो कंसोलिडेशन के लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल फंडा है। देखो यार, अगर आप 20,000 पेजेस का कंटेंट पढ़ रहे हो, है ना, 20,000 पेजेस का कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हो, तो पहले मुझे बताओ, इज इट रियली पॉसिबल फॉर एनीबडी हु इज गिविंग दिस एग्जामिनेशन कि ये 20,000 पेजेस का कंटेंट लाइन बाय लाइन वो याद कर ले? क्या पॉसिबल है? और लगता है ना आपको भी कि लाइन टू लाइन याद करना होता है, ये भी होता है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पे 20,000 पेजेस रट लो। तो करना क्या है यहाँ पे, ये 20,000 पेज पढ़ने जरूर होते हैं आपको, इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी में पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, दीज आर योर बाइबल। आप पैरेलली पीवाईक्यू सॉल्व करते जाते हो। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और उस इंफॉर्मेशन को आप सेग्रीगेट करते जाते हो। उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन, कि पीवाईक्यू के बेसिस पे आप फिल्ट्रेशन करते जा रहे हो, उस फिल्ट्रेशन को आप अपने नोट्स में डालते हो, फिल्टर्ड कंटेंट को, ठीक है, और उसको आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करते हो। तो आपका ये सिंपल सा प्रोसेस है कंसोलिडेशन का। एंड डोंट वरी, वी विल एग्जीक्यूट दिस थिंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि पीवाईक्यू हम यहां पे अपने कोर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? सिंपल तरीका है। एक रीजन और है सर, जो मुझको लगता है कि जो आप कंपास की बात कर रहे हैं, पीवाई की वजह से कंपास होता है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है मेहनती बच्चों का। अब प्रिजम्पशन है कि मेहनती है बच्चा, सब कुछ पढ़ रहा है, मेहनत है, 8-10 घंटे पढ़ भी रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो शायद गलत चीज पढ़ रहा है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि यार सही चीज पढ़ रही है, गलत चीज पढ़ रहा है? बिल्कुल, ये डिसाइड होगा कैसे? ये मैं डिसाइड कर दूं कि वरुण सर कर दें? हम में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये करता है यूपीएससी डिसाइड, और हम भी वही फॉलो करते हैं। सारे फैकल्टी इस बात पे आई थिंक हम सब अलाइंड हैं कि पीवाईक्यू जब हम देखते हैं तो आप भी देख सकते हैं, हमको पता चलता है कि यार ये थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, इन थीम्स पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है।
आई थिंक शिविन सर भी बात कर रहे थे कि जो 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन उनके आए थे, Mains ऑलमोस्ट मेंस में आए थे। तो मैंने जो सेक्शन ए होता है एथिक्स का, 13 में से 12 क्वेश्चंस आए थे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सपने में आया और अगले दिन पेपर में आया, ये आप भी कर सकते हैं। इट इज जस्ट पीवाईक्यू एनालिसिस, राइट। एंड सर ये एनालिसिस प्रीलिम्स में भी किया जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग important चीज मेरे माइंड में आई। जी सर। आपने बोला कि ना तो मैं डिसाइड कर सकता ना आप डिसाइड कर सकते कि एक्चुअली कंटेंट किसका अच्छा है और किसका कंटेंट रेलेवेंट है। मैं आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, एक टास्क देता हूं। एआई के टाइम में वो पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं थी। आप सारथी आईएएस का लास्ट ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम का मटेरियल उठा लो, शिविन सर की वेबसाइट पे फ्री पड़ा है सर वो मटेरियल, है ना। उस मटेरियल को आप उठाओ, चैट जीपीटी को वो मटेरियल फीड करो, और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, लास्ट ईयर का, वो आप मटेरियल दो, पेपर दो, और पूछो कि इस मटेरियल में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे बड़ा तो प्रूफ सर कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मोर देन एग्जैक्ट 64 क्वेश्चन उस मटेरियल में से प्रीलिम्स में आए हुए हैं, जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा सर मैं, इनडायरेक्ट में कि कोई एक स्टेटमेंट सॉल्व हो रही है दूसरी नहीं हो रही। इनडायरेक्ट अगर आप ये देखोगे तो 16 क्वेश्चन होते हैं, उनको तो हटा देते हैं, है ना। जो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो 64 क्वेश्चन आपको चैट जीपीटी निकाल के बताएगा कि 64 क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं, है ना। और ये 64 क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया, 128 मार्क्स, और कट ऑफ क्या जा रहा है, बिलो 100, राइट। सर अब देखो, आपने बहुत बढ़िया चीज बताई। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब 64 क्वेश्चंस एज इट इज हैं, तो हम ये छोड़ के ना 50 चीजें पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये गलती करते हैं। तो ना तो ये अच्छे से होता है ना वो अच्छे से होता है। बिल्कुल। और ये ना जजमेंट, आप, मैं कह ही नहीं रहा आप हमारी बात पे जाओ, आप तो पीवाईक्यू खोल लो। सर मैं तो एक लाइन है हर कोर्स में बोलता हूँ, द बैरोमीटर ऑफ एनी मेंटरशिप इज वेदर इट हेल्प्स यू इन सॉल्विंग पीवाईक्यू और नॉट। बिल्कुल कि आप तो पीवाईक्यू खोल के बैठ जाओ और आप देखो कि आपको वो समझ में, पहली बार आपको समझ में आएंगे, फिर आप सॉल्व करने लगोगे, फिर आप प्रेडिक्ट भी करने लगोगे कौन सा टॉपिक अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है। बस वहां तक पहुंचना है। परफेक्ट, राइट, चलो डन है। तो ये जो बात सर ने लास्ट में बोली वो भी यहीं से इंटरलिंक्ड है कि अल्टीमेटली अगर आप मल्टीपल मटेरियल नहीं पढ़ते, ठीक है, तो आप उस मटेरियल पे स्टक रहते हो, देन यू आर एबल टू कंसोलिडेट योर रियल मटेरियल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर अब सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं जो कि इसी कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली क्योंकि आप मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को। आई वांट टू आस्क यू दिस थिंग कि आंसर राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इन कंसोलिडेशन। सर सबसे पहले तो जैसे हम कंसोलिडेशन, सर ने मीनिंग क्या बताई कि कंसोलिडेशन का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है। देखो, जो मैंने आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि कॉलेज का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम अलग अलग कैसे है, उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम को 7 मिनट में लिखते हो ना, तो वहां पे इंस्टिंक्ट काम करती है। आपके पास इतना समय है ही नहीं कि आप सोच विचार के आराम से लिख दो। पेन नहीं उठेगा, पेन नहीं उठता। वो कॉलेज में टाइम होता है आपके पास कि आप सोच लो यार ये वाला कर लूं, ये छोड़ दूं, वो कर लूं। यहाँ पे वो है ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है वो सब करने की। अब खुद ही सोचो कि मैंने यार एक क्वेश्चन देखा, है ना, 7 मिनट, आप जैसे आप इमेजिन करो कि क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन पढ़ा और मुझे 2 पेज भी लिखने हैं, तो यार मेरे दिमाग में आना क्या चाहिए? मेरे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए, कुछ एग्जांपल्स आने चाहिए, कुछ आर्गुमेंट्स आने चाहिए। देखो, अगर तुरंत नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे तुरंत नहीं आए, तो मैं लिखूंगा कैसे? मैं बैठ के सोच नहीं सकता, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। और ये आएंगे कब? यहाँ पे ये गिनती के जो 5 कीवर्ड 6 कीवर्ड की जिस पे आप आंसर लिखते हो, एग्जाम्पल बनाते हो, ये आएंगे कब? जब आप उस लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ते हो और लिखते हो। केवल पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी भाई। विजडम इज नॉट सेम एज आप ये मान के चलो कि हम नॉलेजेबल हो गए हैं, कि हमको नॉलेज है, हम विजडम आ गई, नहीं है। विजडम इज नॉट सेम एज नॉलेज, है ना। विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। आंसर राइटिंग आपको वो सिखाता है कि हम आज जो पढ़े उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अल्टीमेटली यार देखो, नोट्स कितने भी ले लेना, क्लासेस कितनी भी देख लेना, नंबर नहीं आए ना, सब बेकार है। तो नंबर लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लिख लिख के याद करें। बिल्कुल। एंड यही चीज सर हम क्लियर करते हैं अपने स्टूडेंट को कि यार आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इंटरनल पार्ट ऑफ योर कंसोलिडेशन प्रोसेस। बच्चा स्टार्टिंग में क्या सोचता है कि मैं पहले सब कुछ कंसोलिडेट कर लूंगा, सब कुछ याद कर लूंगा, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। नो, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। सर एक यहाँ पे मैं ऐड करना प्लीज चाहूंगा सर, सर आप ही की बात पे। हाँ। मैं 2 टॉपर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना। एक स्टूडेंट थी महक जैन, वो ऐसे लिख के लाई, वो डीयू से पढ़ी हुई थी, और पहला ऐसे उन्होंने दिखाया सर पेस्टल से लिख रखा था, फिलोसफिकल ऐसे। तो बहुत खराब स्ट्रक्चर था उनके ऐसे का। मैंने बोला कि महक ऐसे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। मैंने बताया कि देखो ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो। सर नेक्स्ट ऐसे में
वो इतना अच्छा इंप्रूव करके आई, मैंने उनको बोला महक यू विल गेट ए रैंक। आप पूछ सकते हैं उनसे, केवल एक ऐसे पे मैंने बोली यू विल गेट ए रैंक। सर शी गॉट 17 रैंक दैट ईयर, 17 रैंक। वंडरफुल सर। अब सर देखो एक स्टोरी है, दूसरी स्टोरी आपको बताता हूँ। वीर प्रताप सिंह सर, गांव का बच्चा एकदम उठ के आया सर, 3 यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुका था पहले और सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसे में नंबर ही नहीं थे। अब वो आता है और जब मैंने कहा चलो काम करते हैं ऐसे में साथ में, सर उसने काम शुरू किया ऐसे राइटिंग पे। आई स्टिल रिमेंबर कि तीसरे चौथे इंटरेक्शन में मैंने डांट दिया उसको कि यार वीर तुम अपना टाइम भी खराब कर रहे हो और मेरा टाइम भी खराब कर रहे हो। अब क्यों डांटा भाई? इसलिए डांटा क्योंकि वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा था, सेम मिस्टेक बार बार कर रहा था। उसको बात चुभ गई और सर उस साल उसके 147 मार्क्स थे, 5th हाईएस्ट कंट्री में ऐसे में और 92 रैंक आई उसकी। इंटरव्यू में अच्छे नहीं थे इस वजह से। अब दो स्टोरी है आपके सामने, एक स्टूडेंट जो केवल एक सेशन में समझ गई क्या करना है और उनके 138 नंबर थे, एक स्टूडेंट जिनको इतने सारे डांट लगी, फटकार लगी और फिर वो इंप्रूव किए, बने वो भी आईएएस। देन क्या दोनों कैंडिडेट खराब थे? नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उनका आंसर राइटिंग स्किल्स। क्योंकि कई बार हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे आंसर राइटिंग में फोकस नहीं होता। यार हम तो इंजीनियर हैं सर, आपने कहाँ आंसर राइटिंग करी होगी पहले कॉलेज में? ह्यूमैनिटीज की तो बिल्कुल भी कहाँ पे आंसर राइटिंग होती है? लेकिन कई जगहों पे होती है, कई कॉलेजेस में आंसर राइटिंग फोकस होता है। तो ये एप्टीट्यूड जो आंसर राइटिंग का है, ये भाई आपको साइमल्टेनियसली बिल्ड करना चाहिए। राइट। तो कंसोलिडेशन में भी आंसर राइटिंग आपकी हेल्प करेगी। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कंटेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में फिट होता जाता है ना। एक बचपन का ही अप्रोच है, आपको याद होगा जब हम स्कूल में होते थे तो हमारे टीचर्स या फिर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे जब कोई चीज हमें याद नहीं हो पाती थी, है ना, तो दे यूज्ड टू टेल अस कि लिख के याद कर लो, राइट, कि जो भी आप लिखोगे आपके हाथ के नीचे से जो निकल जाएगा दैट गोज इनटू योर परमानेंट मेमोरी, जिसको हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। ठीक है सर, बच्चे कह रहे हैं राइट स्मार्ट और लॉज, इनको पता है सर, बड़े सोच समझ के कोर्स लिया है बच्चों ने। हाँ अच्छी बात है सर, कई बार एमएमटी वालों को नहीं पता होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब सर ये मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि बहुत नीटली डिजाइन्ड है स्ट्रक्चर फाउंडेशन कोर्स का। मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं उसके बाद बोल रहा हूँ कई जगहों पे, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जहां पढ़ाते थे। पूरा मतलब इन्होंने आंसर राइटिंग इंटीग्रेट कर रखा है पूरा। मतलब क्या नहीं है, मतलब कंटेंट आपके पास है, फैकल्टीज आपके पास है, आंसर राइटिंग आपके पास है, मेंटरशिप की बात करेंगे। अब सर अगर हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन बच्चे का जेन्युइनली ये आएगा कि फिर क्या हमें आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, पर इस बात को बच्चों को समझाने के लिए वी आर गिविंग यू वन क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आंसर करना है आपको चैट बॉक्स में अगले 1 मिनट में। क्वेश्चन क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। Explain the meaning of poverty. You need to answer this question in chat box in next 1 minute. Explain the meaning of poverty. करो भाई, आंसर करो, 60 सेकंड दे रहे हैं। While you are answering your own answers, तो आप बाकी लोग का भी आंसर देखें कि बाकी लोग क्या रिप्लाई कर रहे हैं। Lack of access to resources, lack of basic fulfillment of basic needs, lack of access to resources, deprivation of basic goods, सिनोनिम चल रहे हैं सर। बेसिक नीड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं सर सब, राइट। तो देखिए, द पर्पस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज यू कैन चेक आउट द आंसर ऑफ योर फेलो एस्पिरेंट एज वेल, कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर आंसरिंग इन द सेम लाइन, है ना। एंड अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो पॉवर्टी टॉपिक है दैट एग्जिस्ट इन ऑल द जीएस पेपर। जीएस पेपर 1 में भी है सोशल इश्यूज में, जीएस पेपर 2 में भी है, 2 में सर सोशल जस्टिस में है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का तो कोर टॉपिक रहता ही है पॉवर्टी, और 4 में भी है सर, एथिकल टॉपिक भी है पॉवर्टी। ठीक है, और एस से भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो पॉवर्टी इज अ टॉपिक विच एग्जिस्ट इन ऑल द जीएस पेपर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब आप एक बात बताओ, आप सब लोगों ने तो अभी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट नहीं करी, आज तो पहला ओरिएंटेशन सेशन है, फिर कैसे आता है आपको ये टॉपिक? सब आंसर कर पा रहे हो? एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा मैं आपसे, है ना। जो लोग पहले कहीं पढ़ चुके हैं उनकी बात अलग है, बट 80% ऑफ द पीपल आई बिलीव की हैव नॉट येट स्टार्टेड देयर यूपीएससी जर्नी, राइट, है ना। द सिंपल आइडिया इज कि यूपीएससी एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसा है कि जहां पे भी कोई जीरो लेवल पे नहीं होता, है ना। इट इज अ टॉपिक जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बारे में सुन चुके हो, बेसिक एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब जो आपने आंसर करा, है ना, 80-90% पीपल का आंसर सेम था, लैक ऑफ बेसिक नीड, है ना, डेप्रीवेशन इन फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, इसी के अराउंड था,
है ना, इसी के अराउंड था सबका आंसर। अब एक बात बताओ, अगर सब लोग ही सेम आंसर लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएटर कैसे बनेगा? अगर सब लोग सेम आंसर लिख के आएंगे तो एग्जामिनर ये कैसे डिसाइड करेगा कि टॉप 1000 में कौन जाएगा? देयर हैज टू बी सम डिफरेंशिएटर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बात तो आप समझते हो, राइट? राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बात आप समझते हो कि कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा। तो द आइडिया इज कि ये जो बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट है, जैसा कि आपने पावर्टी का बेसिक आंसर लिखा चैट में, इसको आंसर में लिख के भी कुछ फायदा नहीं होने वाला until unless you have यूपीएससी लेवल कंटेंट, है ना। जब तक आपके पास ये कंटेंट नहीं होगा तब तक आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो डे वन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, एज वी हैव सेड अर्लियर कि आखिरी तक भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वी विल हैव डिटेल आंसर राइटिंग विद इन दिस कोर्स, बट व्हेन देयर आर सर्टेन बेसिक एसेंशियल टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग, पहले आपको बेसिक नॉलेज हो जाए मल्टीपल सब्जेक्ट की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, लेट्स से पॉवर्टी की अगर सर हम बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी के पॉलिटिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, हिस्टोरिकल डायमेंशन है। तो पहले बेसिक सब्जेक्ट आप पढ़ लो और उन बेसिक सब्जेक्ट की इंटरलिंकेजेस आप समझ लो। once that is done, then we will start answer writing, है ना। and as sir has highlighted earlier कि आंसर राइटिंग, इसके जो दो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस सारथी के, राइट स्मार्ट जहां पे कि पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग आपको शिविन सर करवाते हैं, जहां पे ही टीचेस यू कि क्या डिफरेंट टेम्पलेट है आंसर राइटिंग के, किस तरीके से आप सोच सकते हो, है ना। मोर देन 25 सेशन होते हैं राइट स्मार्ट के। एंड देन लॉज लाइव आंसर राइटिंग सेशन, जहां पे कि मैं और पीयूष सर, आई थिंक राइट स्मार्ट में सर एथिक्स आप लेने वाले हो डेफिनेटली, है ना। तो राइट स्मार्ट में एथिक्स के सेशन पीयूष सर लेने वाले हैं, लॉज में भी एथिक्स के सेशन पीयूष सर लेने वाले हैं, जहां पे कि हम न्यू क्वेश्चंस किस तरीके से आप अप्रोच करोगे आंसर को, अब आप खुद लिखोगे, है ना। क्वेश्चन विल कम ऑन स्क्रीन, टाइमर स्टार्ट होगा, आप लिखोगे क्लास में बैठ के। ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, है ना सर। जैसे एक जगह का मैंने बैच देखा था जहां पे वो कहते हैं कि फाउंडेशन कोर्स में हम आंसर राइटिंग कराते हैं, मैंने ज्वाइन कर लिया सर, देखते हैं क्या कर रहे हैं, तभी समझ में आएगा कि बच्चों की समस्या क्या है ना। क्या कर रहे हैं सर आंसर राइटिंग में कि क्लास में टीचर आया, टीचर को जो पढ़ाना था कंटेंट वो अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया घर से लिख लाना। तो दिस इज नॉट हाउ एनीबडी कैन लर्न द आंसर राइटिंग। हमने इस पूरे प्रोग्राम में आंसर राइटिंग इंटीग्रेट, आपको इसका महत्व समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा मैं सर बात कर रहा हूं। श्योर। इसका महत्व समझ में आ रहा है आपको लाइव आंसर राइटिंग का? ये लाइव ही क्यों है और ये ऐसे ही क्यों है कि यार क्वेश्चन आया, टाइमर दिया, फिर डिस्कशन, फिर आप लिखोगे, फिर डिस्कस, ऐसा ही क्यों है ये? आप सोचो ना कितना काम हुआ है पेडागोजी पे। इसका ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, अगर आप 7 मिनट में जो आंसर आपको लिखना है 10 मार्कर, अगर आप उसको 20 मिनट लिखते हो तो मतलब क्या है? तो आपको पहली बात तो यह है कि लाइव सामने बिठा के कि भाई लिखो और कम टाइम फ्रेम में लिखो, और फिर बताया जाएगा कि यार इस क्वेश्चन को ना ऐसे सोचना था, ऐसे तोड़ना था, एंड देन यू विल लर्न कि हम आगे से ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कौन से टेम्पलेट से हमको काम करना है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो ये सर ये मतलब मैंने आपको बोल भी रहा था बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर जो मुझे लगता है साथ ही इसके फाउंडेशन कोर्स को अगर मैं रेट करूं सर, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है वो ये है कि सर जो मेंस की प्रिपरेशन है ना सर, वो बहुत हद तक इंटीग्रेटेड है। Right. मतलब जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, वो आपने इसी में इंटीग्रेट कर दिया है। मुझे लग रहा है कि दैट इज द बेस्ट जो फाउंडेशन बिल्कुल सर, क्योंकि सर इवन ये तो आंसर राइटिंग है, इवन फाउंडेशन बैचेस में कुछ जगह मैंने क्या देखा कि मेंस लेवल का कंटेंट ही नहीं है। टीचर विल कम, इकोनॉमिक्स को पढ़ा के चले जाएंगे, उसके बाद आप आंसर नहीं कर सकते मेंस का वहां से, है ना। अगर आप मान लो सर लक्ष्मीकांत पढ़ लें आप पॉलिटी में लेट से, तो लक्ष्मीकांत के बेसिस में आप GS2 का अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। तो वो जो गैप है फाउंडेशनल कंटेंट में और मेंस लेवल कंटेंट में, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने MMP प्रोग्राम के थ्रू। तो जो सारथी है ये इसको पॉपुलर मेंस का कोर्स रहता है, MMP प्रोग्राम, वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, आपको अलग से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? चले आगे। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? 3 थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर इन अ सिलेक्टेड इंडिविजुअल। कंसोलिडेशन, वो हमने डिस्कस किया डिटेल में, सबसे पहले उसको डिस्कस किया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद राइट स्ट्रैटेजी एंड 1 शेयर ऑफ लक, ये 2 चीजें हम और डिस्कस करेंगे। समझ में आया यहां तक आपको? यस। जो क्लासेस में हम आपको रिसोर्सेज देंगे दैट विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द सब्जेक्ट, है ना। सर ने बताया ना भाई चैट जीपीटी को दे दो और वो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वो बताएंगे अभी नसीब आपको। आई विल डिस्कस दैट, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लेता हूं आपसे, है ना। चलो डन, अब आगे बढ़ते हैं।
सर सेकंड एस्पेक्ट जो कि डिफरेंशिएटर हमें लगता है वो है राइट स्ट्रैटेजी, है ना। जैसे अगर बच्चों से ही पूछें राइट स्ट्रैटेजी इन दिस एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी नोज, उसका एक बहुत ही ऑब्जर्वेबल फिनोमेना आपको नजर आएगा पिछले 4-5 सालों में। क्या आपने ऐसा नोटिस किया है कि किसी भी एस्पिरेंट की अगर फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स हो या फिर सिबलिंग्स हो, कोई कजन हो, अगर वो ऑलरेडी सर्विसेज में है, अगर वो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुका है, तो उसके एग्जाम क्रैक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया ये चीज कि पिछले 4-5 सालों में काफी सारे ब्रदर्स ने, सिस्टर्स ने एग्जाम निकाला है? सर तेजल के क्वेश्चन को आंसर करूंगा मैं। यूट्यूब पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सारथी का मटेरियल बहुत ही बल्कि है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं तेजल, ये जो 64 क्वेश्चन आए हैं ना प्रीलिम्स में, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, हम उस मटेरियल को लाइट भी कर सकते हैं। आपका मटेरियल को जज करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि मटेरियल कितना बल्कि है ना। बताओ मुझे, ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि मटेरियल कितना बल्कि है, या ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि वहां से कितने क्वेश्चंस आए? बताओ क्या सही क्राइटेरिया है? विच इज द राइट क्राइटेरिया? विच इज द राइट क्राइटेरिया टू जज द मटेरियल? प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको क्या है, जो आपने यूट्यूब पे जो कमेंट देखा और ये आपके माइंड में चल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि देर आर 90% ऑफ द फाउंडेशन कोर्सेज जो फील गुड के लिए बनाए गए हैं, है ना, जो फील गुड के लिए बनाए गए, सिलेक्शन के लिए नहीं बनाए गए हैं कि भाई आपको फील गुड आ जाए, आपका सारा कंटेंट हो गया, आपको स्ट्रेस भी नहीं हुआ क्योंकि मटेरियल हल्का हल्का था। जब मेंस का कंटेंट आप पढ़ोगे ही नहीं तो मटेरियल तो लाइट हो ही जाएगा, इजंट इट, है ना। तो हम यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेवल का कंटेंट दे रहे हैं, मेंस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं, इसलिए बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे 20% मटेरियल ज्यादा दिखेगा। दैट इज द रीजन, इजंट इट। चलो डन। तो हाँ, हम कमिंग टू द मेन पॉइंट कि राइट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन बियॉन्ड द कंटेंट मेंटरशिप इंपॉर्टेंट रहती है ना। तो सर जैसे आपकी सर मैं journey कुछ थी, बताना हाँ, चाह रहा हूँ हाँ, यहाँ पे सर देखो यार, मतलब जीएस का मेंस की बात करते हैं सर। थोड़ा मेंस का मास्टर हूँ तो थोड़ा मेंस से ज्यादा लगाव है मेरा। देखो जीएस में 4 पेपर है ना, 4 पेपर है जीएस में। लगभग सब में 20 क्वेश्चन आते हैं, एचएस में 19 आते हैं, तो 20 ही मान लेते हैं अभी के लिए। सब में 20 क्वेश्चन आते हैं मोटा मोटा। अब बस आप ये समझ लो कि यार एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हैं, उनको एक को एक्स नंबर मिल रहे हैं, मतलब बराबर नंबर मिल रहे हैं, और एक कैंडिडेट है उसको पर क्वेश्चन 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब पर क्वेश्चन 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलना कोई बड़ी बात नहीं लग रही, कोई बड़ी बात थोड़ा ना यार। आपको 10 में से 4 मिल रहे हैं, किसी को 10 में से 5 मिल रहा है। अब पर क्वेश्चन 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना वो टोटल कितना ऐड हो रहा है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, कितने नंबर बढ़ गए? 20 मार्क्स। यहाँ पे कितने बढ़ गए? 20 मार्क्स। यहाँ कितने बढ़ गए? 20 मार्क्स। अब यहाँ कितने बढ़ गए? 20 मार्क्स। ओवरऑल देखना 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का। अब मुझे बताओ, जो बच्चा हर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ले रहा है और जिस बच्चे के 1 मार्क्स कम आ रहे हैं दूसरे से, क्या उनकी प्रिपरेशन में कोई बहुत ज्यादा गैप है? क्या उनके कंटेंट में कोई बहुत ज्यादा गैप होगा? आप 1 नंबर का सोचो डिफरेंशिएटर, उस 2 पेज के आंसर में 1 नंबर का चेंज कैसे लाना है? आप सोचो। वहां रोल आता है मेंटरशिप का दोस्तों, क्योंकि अगर हम बैठ जाए ना कॉपी लेके और हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर बढ़ाने वाली बात पे आ जाएं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए सर वो मेंटरशिप बहुत अहम हो जाती है। राइट। एंड सर 80 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रैंक में भी दिखाते हैं। अरे सर अनिकेत रंजन थे सर, लास्ट ईयर आए, एथिक्स में 96 मार्क्स था उनको, इस बार सर 128 आया है, 34 मार्क्स का जंप हुआ है। इस साल रैंक 48 आई है उनको अनिकेत। और सर पिछले साल क्या रैंक थी? 900 समथिंग रैंक थी सर। हाँ, तो 900 रैंक से 38 अगर 48 रैंक आई है। प्रॉब्ली अनरिजर्व कैटेगरी होती तो लिस्ट के बाहर ही होते, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका डबल डिजिट रैंक आ गया, आपको आईएएस मिल गया, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट दैट मेंटरशिप कैन क्रिएट, है ना। और मेंटरशिप हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करी हुई है इस पर्टिकुलर कोर्स में। एट डिफरेंट लेवल वी विल मेंटर यू। फॉर एग्जांपल अभी भी हम मेंटरिंग ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी हम आपको अभी हम कंटेंट तो कोई नहीं पढ़ा रहे ना आपको। देखिए मेंटरशिप को डिफाइन करते हैं पहले तो। सर मेंटरशिप को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैंने देखे हैं लोगों को रहते हैं। मेंटरशिप इज समथिंग वेयर वी आर गाइडिंग यू इन दिस एग्जामिनेशन बियॉन्ड कंटेंट, है ना। अभी हमने आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, अभी हम आपको एग्जाम समझा रहे हैं, है ना। तो ये मल्टीपल लेवल पे समझाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपको मेंटर, जितने भी लोगों ने 1-on-1 मेंटरशिप अडॉप्ट की है, आपको एक डेडिकेटेड मेंटोर मिलेगा, उसकी भी डेट मैं अभी आपको बता दूंगा। जो बाकी लोग हैं उनको ग्रुप मेंटोर मिलेगा,
कि ग्रुप में मेंटरशिप की जाएगी। फिर कोई भी टीचर अगर अपना बैच स्टार्ट करने आ रहा है ना, तो पहले वो उस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करेगा। लाइक आदित्य कालिया सर जब आपके बैच में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, तो फर्स्ट ही विल डिस्कस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी विद यू, है ना। फिर फॉर एग्जांपल अगर सर आपको एथिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सर कंटेंट पढ़ाने के बाद आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे एथिक्स की, ठीक है ना। तो वो भी मेंटरशिप का पार्ट है। तो एवरीथिंग स्ट्रैटेजी रिलेटेड एस्पेक्ट वी हैव इंटीग्रेटेड विद इन दिस फाउंडेशन बैच। क्या ये बात आपको समझ में आई? यार ये ना मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे देखिए कि ये क्यूमुलेटिव मिस्टेक्स हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स की जो मल्टीपल अटेम्प्ट में फंसे हुए हैं, जो आपको डिस्कस करी जा रही हैं। सर ने बताया ना कि इतने सारे पोथे भर के नोट्स बना लिए, तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हम नोट्स कलेक्टर बन गए तो बस हम कलेक्टर बन जाएंगे। यार दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, है ना। मतलब आंसर राइटिंग पे हम फोकस करेंगे तो वो कंसोलिडेशन, मल्टीपल रिवीजन, आंसर राइटिंग बहुत अहम रोल है उनका। राइट। अगेन परी, आई एम श्योर आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है ना सर, ये कमेंट तभी आ सकता है, ठीक है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, देखिए स्टार्टिंग के 15-20 दिन हमारी कोशिश रहेगी हम आपको डिसिप्लिन करें, राइट। तो ये सेशन स्टार्ट हुआ था 4 बजे, अभी आप ऑलरेडी कितना घंटा हो गया, 1 घंटा आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है ना। हम आपके डाउट्स एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो प्लीज लिसन टू अस, जो हम आपको समझाने आए हैं। क्यों? क्योंकि बाद में आप जो अभी हम समझा रहे हैं वहां से आप डाउट पूछोगे, ठीक है। तो हैव सम पेशेंस, प्लीज लिसन टू अस, जो हम आपको अभी समझा रहे हैं। वी विल गिव यू सेपरेट टाइम जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। वो हम एंड में एड्रेस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगेन सर एक इंफॉर्मेशन यहां पे रह गई, ग्रुप मेंटरशिप और वन ऑन वन मेंटरशिप विल स्टार्ट फ्रॉम 14th ऑफ मे, है ना। अब आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें हमने अभी 15 दिन का गैप क्यों रखा है? द रीजन इज क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज यू नीड टू गेट कंफर्टेबल विद दिस इकोसिस्टम। अभी हम ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं, आपका नेक्स्ट ओरिएंटेशन सेशन जो कि मेंटरशिप सेशन ही है वो शेविन सर के साथ होगा। उसका नेक्स्ट सेशन आपका सजल सर के साथ होगा, वो मैं आपको डेट और टाइम अभी बता दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। उसके बाद आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सेशन कालिया सर के साथ होगा। देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग द इकोनॉमिक स्कोर कॉन्सेप्ट, है ना। तो आपको अभी 10-12 दिन लगेंगे कंफर्टेबल होने में, so that you can actually meaningfully ask any relevant doubt to these mentors, है ना। इसलिए हम हमेशा कोई भी बैच जब स्टार्ट करते हैं तो उसके 15-20 दिन बाद हम मेंटरशिप स्टार्ट करते हैं, याद रखना है बात, ठीक है। तो स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं सर। ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट, राइट स्ट्रैटेजी, है ना। समझ में आया कि हाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट या हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड द मेंटरशिप विद इन दिस फाउंडेशन बैच? क्या ये बात आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी यस और नो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार मेंटरशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर सकते हैं लेकिन अगर मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। चलो अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की। थर्ड एस्पेक्ट इज वन शेयर ऑफ लक। बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपसे भी पूछता हूं मैं और बच्चों से भी पूछता हूं साइमल्टेनियसली, डू यू थिंक लक प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन दिस एग्जामिनेशन एंड गेटिंग सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन? एक्चुअली सर डिसाइसिव तो नहीं है, डिसाइसिव रोल होता तो सर मतलब डिसाइसिव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रोल है सर, रोल अदा करता है। अनसर्टेनिटी एक एलिमेंट है और वो तो यार कहाँ नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछूंगा कहाँ नहीं है। मतलब आप सच आई थिंक क्रिकेट फॉलो करते होंगे, तो जो 2023 वर्ल्ड कप था हमारा, कैंपेन कितना शानदार था। सारे लीग मैच हमने जीते, सेमीफाइनल, और केवल जीते नहीं बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और देखो हम फाइनल हार गए। और उसको कंपेयर करो आप वुमेन क्रिकेट टीम की कैंपेन से, तो वुमेन क्रिकेट टीम की जो लीग की कैंपेन थी ना उतनी अच्छी नहीं थी, वो उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बट देखिए आप वो वर्ल्ड कप जीते। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यार हमेशा होती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप कितनी भी तैयारी कर लें, विराट कोहली कितनी भी तैयारी कर लें, विराट कोहली भी ये नहीं बोल सकते कि कल मैं 100 बना दूंगा। मतलब ये आपको भी पता है, एक बॉल लगती है आउट होने के लिए, तो उतना एलिमेंट ऑफ लक। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि एक सर कोई बैट्समैन नहीं बन सकता बड़ा मेहनत करके? बिल्कुल, ये तो नहीं है ना। एलिमेंट ऑफ लक हमेशा, एक बॉल चाहिए आउट होने के लिए, लेकिन वो एलिमेंट ऑफ लक उतना ही है, क्योंकि हमने देखा है ग्रेट बैट्समैन ही बने हैं। बिल्कुल, है ना, मेहनत करके आप उनको ओवरकम करते हो उन फैक्टर्स को। बिल्कुल। तो डेफिनेटली सर लक रोल प्ले करता है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने नो बोला उनको भी समझाते हैं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हाँ एक स्लाइट रोल लक का जरूर रहता है। पहले जल्दी से लक को डिफाइन कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए लक, अलग अलग इंडिविजुअल लक को अलग अलग नाम देता आया है डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग इसे कर्मा बोलते हैं। कर्मा इज समथिंग कि आपने जो लास्ट लाइफ में कर्म किए होंगे अकॉर्डिंगली आप बनोगे, ठीक है। फिर कुछ लोग इसे डेस्टिनी बोलते हैं कि जो लोग कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं मेरी कुंडली में तो राज ही हो गए, ठीक है ना, मैं तो आइए जरूर बनूंगा।
देन सर जो थोड़े रैशनल हैं, ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस करते हैं, दे बिलीव इट्स अ चांस और इट्स अ प्रोबेबिलिटी, राइट। हम इसको फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन हाउ वी आर डिफाइनिंग इट कि इट इज एसेंशियली एन एलिमेंट विच यू कांट कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं है ना। दैट एलिमेंट, will it play any role in your success? As sir has explained, yes definitely luck इस एग्जाम में एक रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए, बट जैसे कि अदर फील्ड में भी करता है, आपने बताया। एक तो कोई ऐसा एग्जांपल फील्ड है नहीं सर जिसमें लक रोल अदा नहीं करता। बिल्कुल करता है, चांस प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हर जगह पे है। इवन सर अगर हम कोई एग्जांपल बच्चों को बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन देके अगर समझाएं, तो वी कैन गिव वन एग्जांपल ऑफ इंटरव्यू एंड द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, है ना। तो अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, लेट्स से यूपीएससी सीएससी एग्जाम का, रिसेंटली इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है, काफी मार्क्स दिए जा रहे हैं इंटरव्यू में। लेट्स से कोई एक्स स्टूडेंट है जिसकी एवरेज पर्सनालिटी है, एवरेज कॉलेज है, एवरेज कम्युनिकेशन स्किल है, जहां पे शायद यूपीएससी 170 नंबर देता, ठीक है ना। अब मान लो एक ऐसा इंटरव्यू बोर्ड है, डेली इंटरव्यू लेते हैं, आई थिंक दिन के अंदर 15-20 इंटरव्यू कोई एक बोर्ड ले रहा होता है। लेट्स से उस दिन इंटरव्यू देने ऐसे 12-13 लोग आ गए अलॉन्ग विद यू, है ना। ऐसे 12-13 लोग आ गए जो कि एक्चुअली मे बी टॉप रेटेड कॉलेज थे, आईवी लीग कॉलेजेस से थे, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था और उस दिन उनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी हो गई, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप टॉप कॉलेज से हो तो आपको अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं, है ना, हम दोनों को तो पता ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सर आपकी डिलीवरी भी उस दिन की अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो अब अगर लेकिन उस दिन डिलीवरी अच्छी हो गई उन 10-12 लोगों की, और बोर्ड को वो 10-12 लोग अच्छे लग गए, और बोर्ड ने उस दिन 10 से 12 लोगों को 200 मार्क्स दे दिए। अब आपकी जब लास्ट में एवरेज पर्सनालिटी उसके आगे जाएगी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 170 मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। ह्यूमन बायस है ना, लक या फिर अनसर्टेनिटी इज देयर बिकॉज ह्यूमन बायस इज देयर, है ना। वो 170 की जगह आपको 160 मार्क्स ही देगा, है ना, या 150 मार्क्स ही देगा, राइट। दिस इज हाउ a variable which you can't control is deciding to an extent, lightly deciding your outcome in this examination, and I think sir mains exam में भी हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना। इतने सारे पेपर होते हैं, 7 पेपर हैं आपके, 20 क्वेश्चंस हैं, आप समझ सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन पे आधा नंबर इधर उधर, एक क्यूमुलेटिवली अगर कोई टीचर के पास चला जाए तो कई बार नंबर बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब बस यहाँ पे ये है, ओवरऑल अगर हम देखें कि यार लक का रोल डिसाइसिव नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार ऐसा हुआ तो फिर कुंडली देख लेते हैं सर, बिल्कुल, फिर सब बंद करते हैं, कुंडली का आंसर कॉपी देगा, कुंडली देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सर वो फोटो लाना भूल गया, आपको मैं दिखाता। एक मतलब जब हमारी पहली क्लास होगी ना, मैं आपको तब दिखाऊंगा एक फोटो। एक कैंडिडेट थी सर, वो आए, शी वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट उस समय, और वो ऐसे लेके आए थे सर, इतना प्यारा ऐसे लिखा था ना, मैंने कॉपी पे डेट के संग लिखा था, यू विल गेट ए रैंक। सर आप सोचो, मेरे मुंह पे मतलब एग हो जाता, आई विल हैव एग ऑन माय फेस अगर वो सही नहीं होता तो। उनकी 97 रैंक आई थी सर, लास्ट टू लास्ट ईयर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही अनसर्टेन है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। लेकिन ये आपको इसलिए बताने के लिए है कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कुछ फैक्टर कंट्रोल में नहीं है लेकिन बहुत सारे कंट्रोल में है, राइट। बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल में है कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मुझे डेली नेट प्रैक्टिस करनी है तो मैं करूं डेली नेट प्रैक्टिस, मैं सोता ना रह जाऊं, मैं मैचेस बहुत खेलूं, मैं अपनी टेक्निक पे काम करूं, मैं अपनी आंसर राइटिंग स्किल पे काम करूं, ये तो मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है उसको मैं बहुत अच्छा करूं। राइट, बिल्कुल सर। तो यही सर ओपिनियन है कि अल्टीमेटली योर सक्सेस हैज मल्टीपल वेरिएबल, वन सच वेरिएबल इज लक which you can't control, but rest of other variable is completely under your control, और आपको उन वेरिएबल को मास्टर करना है, जैसा फेमस कैप्टन ऑफ इंडिया MS धोनी भी बोलते हैं, कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल, देन हैव सम फेथ इन योर डेस्टिनी गॉड, जिस तरीके से भी आप बिलीव करते हैं, रिजल्ट शुड फॉल इन प्लेस, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और है जो कि हम हाईलाइट करना चाहेंगे। सर जैसे आपने बोला कि जो बाकी सारे वेरिएबल हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, और उसको आप बेस्ट करो। तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप का एस्पिरेंट आप बोलोगे जो कि उन वेरिएबल को कंट्रोल में रख रहा है, उसके क्या फीचर्स होंगे, उसकी क्या क्वालिटीज होंगी? सर अगर मैं सबसे पहला जो मैट्रिक है ना, अगर आपको यही जज करना है ना कि यार आप हमसे पूछते हैं सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद से पूछिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़े थिंकर हैं सर, वो कह के गए हैं कि वर्च्यूज आर रिजल्ट ऑफ हैबिचुअल एक्शन, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। जो हम बार बार करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारी हैबिट कैसी है, क्या हमारी हैबिट वैसी है जिनको देख के कोई भी कहेगा कि यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा? हैबिट की बात कर रहा हूं। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, आपको लग रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हैबिट
हैबिचुअली आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप रिवीजन कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा पास हो सिलेक्शन के। राइट, ये है हैबिट्स, आपको इंट्रोस्पेक्शन हैबिट्स के तौर पर करना है। तो सर एक ही मैट्रिक है, हैबिट्स। बिल्कुल, हैबिट्स मतलब डिसिप्लिन, वी हैव टू बी डिसिप्लिन, और जो भी चीजें बताई गई हैं वो खाली सुननी नहीं है, फॉलो करनी है। राइट, इट हैज टू बी अलाइंड, योर हैबिट्स हैज टू बी अलाइंड विद द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। जैसे यहाँ पे एक दो मिथ हैं जो कि बिगिनर लेवल पे बच्चों को रहते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि somebody who has maximum knowledge, maximum information, they has maximum chance to crack the examination, है ना। इसकी परेशानी मेरे को सबसे ज्यादा आती है हाँ, कि जब एथिक्स पढ़ने आते हैं बच्चे, एथिक्स का माई सीधा मतलब है कि जजमेंट, सही या गलत। अब सर सही गलत कहाँ नहीं है, तो It's subjective, सब्जेक्टिव है। right, इतने डाउट आते हैं, इस तरह के डाउट आते हैं सर, मेरे को बोलना पड़ता है कि यार मेरा यहाँ पे जो आपको मेन काम है ना वो है नंबर दिलवाना, right, कि मैं आपको नंबर कैसे दिलवाऊं, right, है ना। मतलब आप सोचिए कि इतने कम टाइम स्पेन में हमको आपको नॉलेज में इम्पार्ट भी करनी है, समझाना भी है, एप्लीकेशन भी सिखाना है, रिवाइज भी करवाना है, तो हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। तो इट इज नॉट जस्ट नॉलेज बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट टू इन ए वेरी स्मार्ट वे। राइट। तो देखो भाई, एक ही चीज हम बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू कि आपको ये समझना है, इस एग्जाम को आइडियलाइज मत करो कि मुझे तो बहुत सारी नॉलेज चाहिए या मुझे अपने मन से ऐसे इमोशंस चाहिए कि आई विल सर्व द सोसाइटी, आई हैव द ऑनेस्ट इमोशन टू सर्व द सोसाइटी, दैट इज व्हाई आई विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, है ना। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। एक एग्जाम है जिसका डिफाइंड सिलेबस है ना, थ्योरेटिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल भी नहीं है ना। उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, तो एक गुड स्टूडेंट बनना है ना। प्रॉब्ली कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में हम गुड स्टूडेंट नहीं होते, है ना। 80-90% ऑफ द स्टूडेंट गुड स्टूडेंट नहीं होता है। जो फ्रंट बेंचर होता है, जो नोट्स बनाता है, डेली क्लास अटेंड करता है, रिवाइज करता है, पेपर के एंड में पैनिक नहीं करता है ना, उस स्टूडेंट के इक्विवेलेंट आपको स्टूडेंट बनना है। मेरा पिछले 6 साल का ऑब्जर्वेशन यही है, इस एग्जाम को क्रैक करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट कौन है? दोज हु आर गुड स्टूडेंट, ठीक है। हिस्ट्री मैटर नहीं करती, बट प्रेजेंट मैटर करता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो, यू नीड टू रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, देन you have maximum chance to crack this examination, and this is what matters, ठीक है। सर आई थिंक वो व्हाट्सएप का एक, हाँ सर मैं ये दिखाना चाहता हूँ हाँ बच्चों को। सर, यस। देखिए ये ना इनकी मेरे संग चैट है, आई थिंक आप सब जानते होंगे इनको। ही इज आदित्य श्रीवास्तव। ही श्रीवास्तव, ही गॉट रैंक 1 इन 2023। अब आप ये वाला थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 17 सितंबर 2023। जूम कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये देखिए 17 सितंबर 2023, ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जिस दिन ये एथिक्स का पेपर मेंस में लिख कर आए। इस दिन एथिक्स का पेपर हुआ था, 5 बजे पेपर खत्म हुआ और इनका लगभग 7:30 बजे मैसेज आया कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आप सोचिए कि पेपर देने के बाद इनको फील आ गई कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अभी इनको पता नहीं है अगले साल इनके ये ऑल इंडिया हाईएस्ट एथिक्स में आने वाला है या ये रैंक 1 आने वाले हैं, बस इनको ये पता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और इनको इनके नंबर पता है इस साल कितने थे? 143 मार्क्स थे। इसके पहले कितने नंबर थे अभी मेरे पास आए थे? 104। इनके 39 मार्क्स बढ़े इस पेपर में, 39, जो इतना बड़ा रोल अदा किया कि इनको रैंक 1 आई। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यार रैंक 1 आ गया, मैं कह रहा हूं आप रैंक 1 के पीछे देखो, आप उस सेटिस्फेक्शन को देखो जो उनको पेपर लिख के आया है कि मैंने पेपर ही इतना अच्छा लिख दिया। वो एम करो, ये आपके हाथ में है पेपर लिखना, आपके हाथ में रैंक 1 नहीं है, आपके हाथ में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स नहीं है एथिक्स के, आपके हाथ में है कि मैं बेस्ट पेपर कैसे लिख के आऊं। अच्छा बेस्ट पेपर लिखोगे कैसे? अभी सर ने क्या कहा, डेली बेसिस पे हमको करना है। ये देखो, ये इन्होंने खुद ने लिखा है, आप इनका टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने खुद ने लिखा है कि ही जॉइंड माय मॉड्यूल, और यहाँ पे आप देखिए, पोस्ट डिनर आई यूज्ड टू गिव स्पेशल टाइम टू व्हाटएवर आई कंसीडर वीक फॉर माई सेल्फ, समटाइम हिस्ट्री बट मोस्टली एथिक्स। Every day between prelims and mains, mostly post dinner he was giving time to ethics। तो ये जो आपको नंबर देख रहे हैं ना 143 जो इनको आया, ये ऑल इंडिया रैंक 1 इनको आई, या सेटिस्फेक्शन को मिस लिखने के बाद आया है, ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन्होंने डेली बेसिस पर मेहनत करी है, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली डे बाय डे आके अपने आंसर्स खोले हैं। और देखिए ये, और देखिए ये पता है ऑडियो क्या है? ये 17 सितंबर से ये 3 या 4 दिन पहले का था बस, है ना। ये है, ये पूछ रहे हैं मेरे से कि सर मैं और क्या इंप्रूव करूं, मैं और क्या इंप्रूव करूं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज हियर कि यार हमको ना एक्सीलेंस चेंज करनी है, एक्सीलेंस आंसर्स में चेंज करनी है।
नॉलेज मैक्सिमाइज नहीं करनी, बाबा बनना है, हमको ज्ञान देना है, बाबा ज्ञान नहीं बनना है, हमको नंबर लाना है, बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव रखना है, नंबर लाना है। राइट। डन। एक बार सर बच्चे कुछ क्लासेस पूछ रहे हैं अपकमिंग, पहले वो बता देते हैं। सुनो भाई, आपकी अपकमिंग क्लासेस कब हैं? तो हमारा जो एजेंडा था कोर एस्पेक्ट दैट वी हैड डिस्कस्ड कि क्या तीन मेजर डिफरेंशिएटर है, वन इज कंसोलिडेशन, सेकंड इज राइट स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज वन शेयर ऑफ लक। वो बताने का पॉइंट ये था कि आप एक फोकस करें गुड स्टूडेंट बनने पे, डिसिप्लिन स्टूडेंट बनने पे। दिस इज व्हाट मैटर, दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड इंडिविजुअल इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बार बार। 29th of April 5 PM you will be having an orientation session with Shivin sir. He will discuss, जैसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा प्लानर क्या होगा, तो he will discuss detailed schedule with you, नोट्स कैसे बनाए एटसेट्रा, सारी चीजें शिविन सर आपसे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा 30th of April 4:30 PM पे विद सजल सर, है ना। सजल सर विल टॉक टू यू अबाउट द करंट अफेयर स्ट्रैटेजी एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर देखोगे तो बहुत सारे टॉप रैंकर्स को सजल सर ने मेंटर किया है, तो ही विल डिस्कस दोस थिंग्स विद यू। थर्ड सेशन इसके बाद जब आपका होगा वो है कालिया सर के साथ 4 मई को 4:30 PM पे। ठीक है ना, तो यहां पे सर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी स्ट्रैटेजी के साथ, प्लस along with that after discussion of the strategy he will continue with the economics concept as well। ठीक है, तो ऑफिशियली दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ठीक है, यही आपका क्लास का टाइम रहेगा, मंडे टू सैटरडे 4:30 PM पे। ठीक है, 3 आवर्स के आसपास आपका क्लास होगा, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव थिंग, टीचिंग इज अ क्रिएटिव थिंग। आपकी भी लर्निंग स्पीड पे डिपेंडेंट करता है। क्लास आधा घंटा आगे पीछे का मतलब क्या है कि 2.5 घंटे या 3.5 घंटे हो सकती है। स्टार्टिंग टाइम 4:30 PM रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ऑल द नोट्स ऑफ द क्लासेस जो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो आपको 4 मई से पहले आपकी ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। डन, ये बात भी खत्म हुई। ठीक है, ये डाउट आप लोग बार बार चैट बॉक्स में लिख रहे थे, तो मैंने एक बार में आपको समझा दिया। चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज सर जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हमने क्या सोच के कोर्स डिजाइन किया है जी सर, वो बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है ना। 2027 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इफ समबडी स्टार्टिंग 2027 और समबडी स्टार्टिंग 2028, तो क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा अप्रोच में या माइंडसेट में डिफरेंस क्या हो सकता है ना। देखिए, एक दो चीजें जो मैं आपको यहाँ पे हमने कोर्स जिस तरीके से डिजाइन किया है, जो डिफरेंस रखा है वो मैं आपको बताता हूं। एसेंशियली सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है, क्रैक तो दोनों को ही सेम एग्जाम करना है ना, दोनों को ही सेम सिलेबस कवर करना है, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी पहुंचेगी, तब आप जाके सिलेक्ट होगे। एसेंशियली ये सिमिलैरिटी है, डिफरेंस एक ही है, टाइमलाइन। राइट, एक ही फर्क है कि आपके पास यहां से 2 साल है 2028 के पास, और 2027 के पास 1 ईयर है। तो 1 साल का जो डिफरेंस ज्यादा है उसको आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज करोगे, चाहे आप 2029 की बात करो या 2030 की बात करो, सेम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 ईयर एक्स्ट्रा है तो व्हाट यू विल डू, है ना, व्हाट यू विल डू, इसी कंटेंट से रिलेट करते हैं। यू विल मेक श्योर कि आप कंटेंट पैरेलली कंसोलिडेट कर रहे हो, इजंट इट सर? जो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, लोग क्या करते हैं सर, टाइम एक्स्ट्रा मिलने के नाम पे टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया एकेडमिकली इस बैच को लेके कि सर अगर हम मान लो, एक दूसरा आइडिया क्या था हमने बाकी जगह देखा कि 6 महीने बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा दो। राइट, कितनी जगह आपने देखा है आइडिया? जेन्युइनली बताओ कि 6 महीने बैठ के, क्योंकि 2 ईयर का बैच है तो 1 साल बर्बाद करने के लिए है, 6 महीने एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, है ना। देखो भाई, ये अप्रोच हम नहीं फॉलो करने वाले। जो भी एनसीईआरटी का रेलेवेंट कंटेंट है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जैसे आदित्य कालिया सर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी एनसीईआरटी में रेलेवेंट कंटेंट है, यूपीएससी लेवल कंटेंट, हम आपको बेसिक कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे। नेवर हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन एनीवेयर इन द फ्यूचर फ्रॉम सारथी आईएएस, है ना। आपने यहां भी देखा होगा पीयूष सर ने आज इस ओरिएंटेशन सेशन में एक ही चीज पे आपको फोकस समझ में आया होगा, रैंक कैसे आएगी। हम आपको कोई भी फालतू का मोटिवेशन, झूठा मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। हमारा एक ही चीज पे फोकस है कि डायरेक्ट उस लेवल के कंटेंट पे कैसे हिट करें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अब आप यहां पे टाइम वेस्ट ना करें। 1 ईयर आपके पास अगर एक्स्ट्रा है, व्हाट यू विल डू,
यू विल रिवाइज पैरेलली, है ना। नेक्स्ट सेशन में शिविन सर आपके साथ प्लानर भी शेयर करेंगे, पूरा स्केड्यूल भी शेयर करेंगे, तो यू विल सी दिस थिंग कि आपके पास टाइम इतना है कि अभी आप नेक्स्ट 1 ईयर आप स्पेंड कर सकते हैं प्रीलिम्स लेवल कंटेंट पे, ठीक है ना। समवेयर अगर हम मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट मई से, मई 2026 से, है ना, तो मई 2027 तक आप जो कंटेंट कवर करने वाले हो वो बेसिक फाउंडेशनल प्रीलिम्स लेवल कंटेंट है ना। अब इस कंटेंट को अगर आप कवर करने वाले हो, एक माइंडसेट तो क्या होता है कि बस पढ़ते जाओ, क्लास अटेंड करते जाओ, क्लास अटेंड करी पढ़ा ना, आपके पास टाइम है तो आप क्या करोगे, पढ़ो, मतलब क्लास अटेंड करो, कंटेंट को एक बार पढ़ो, उसके बाद रिवाइज भी करो, रिवाइज करने के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे जब भी आपका कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये शिविन सर विल डिस्कस इन डिटेल, पर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, जब भी कोई एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक टाइम देंगे 10 से 15 दिन का, उस टाइम में आपने जो पढ़ा है उसको वहीं पे रिवाइज करोगे आप, और हम आपके साथ लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन रखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके जो आप कंप्लीट कर चुके हो, जिससे कि कंसोलिडेशन पैरेलली रन करे, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो एसेंशियली एक ही मेजर डिफरेंस है, टाइमलाइन, विच मींस यू हैव टू कंसोलिडेट द कंटेंट कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। आपको वेट नहीं करना है कि आखिरी में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर आप कंटेंट कंसोलिडेट करोगे, ठीक है। टाइम बहुत है ये मत सोचिएगा, है ना। टाइम की खास बात यह है कि उसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो खत्म हो जाता है, राइट। तो टाइम बहुत नहीं है। हाँ, एक और क्वेश्चन था सर, इसको भी डाउट को एड्रेस कर देते हैं। आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है अभी, पहली बात तो आपको कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। एंड सेकंड डाउट जो लोगों ने पूछा कि जो मटेरियल है, एक तो सारथी आईएएस का मटेरियल होगा, लिख लेते हैं सर यहाँ पे, ये डाउट बच्चों को रहता है। एक तो सारथी आईएएस का मटेरियल होगा 100% यस, यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस मटेरियल। क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, क्योंकि हमने भी कोई कहीं और से तो इनोवेट किया नहीं है सर, Yes, sir. है ना। मार्केट में जो भी बुक्स हैं, है ना, अगर मान लो पॉलिटी की मार्केट में 5 बुक्स हैं, तो एमपुरी सर ने वो 5 बुक पढ़ रखी हैं, करंट अफेयर पढ़ रखा है, उनको इंटीग्रेट करके ही कंटेंट बनाया। तो कंटेंट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन एट सारथी आईएएस। जो हम कंटेंट आपको देंगे उस पर आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। हाउएवर सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, कुछ रेफरेंस मटेरियल हो सकता है जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी एजुकेटर आपको सजेस्ट कर सकता है, पर ठीक वो है ना। तो सर वो आई थिंक वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, राइट सर, टॉपिक टू टॉपिक आल्सो, है ना। तो हर कोई एजुकेटर, लेट्स से अगर इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो कालिया सर आपको बताएंगे कि आप क्या पैरेलली रेफरेंस मटेरियल रीड कर सकते हो, वो बस आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। बट फॉर द कंसोलिडेशन, फॉर द लास्ट पॉइंट रिवीजन सोर्स, सारथी इसका मटेरियल इज इनफ। ये बात समझ में आई। टाइमिंग देखो, अल्टीमेटली आप अगर कभी लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो सेशन की। व्हाट इफ आई डोंट हैव एनी बेसिक आइडिया अबाउट माय सब्जेक्ट। सर ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से, मैं फ्रेश स्टार्ट करो सर। मैं तो यही बोलता हूँ, जब कोई बच्चे बायस आते नहीं हैं है। एथिक्स आते हैं ना, मल्टीपल जगह से पढ़ लेते हैं कि राइट, सर मैं क्या करूँ, पढ़ के आऊँ क्या, मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई खाली करके आओ। हाँ, सर अनलर्न करने में ज़्यादा फट जाता है हमारा। राइट। तो डोंट वरी अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट सारे बेसिक से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो नई रिकॉर्डिंग आप ऐप पे देख सकते हैं। एक चीज और सुनो, मेंटर ये भी बता चुका मैं, हर्षित मेंटर का बेल आउट होगा, है ना, डेट बताई थी मैंने। अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, इफ यू आर लेट इन द क्लास वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। एक दो चीजें और बताता हूं मैं आपको। देखिए, सारे डाउट्स एट दिस जंक्चर हम ले भी नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स वी कैन सी we have planned to cover all these doubt in the next orientation session, right? There are 3 orientation session जो हमने प्लान किए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी हैं, ठीक है। तो अगला सेशन शिविन सर लेने वाले हैं और फिर सजल सर लेने वाले हैं। तो इन ओरिएंटेशन सेशन में भी आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस कोर्स में प्रीलिम्स भी कवर है, 100% कवर है। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगेन लेट ज्वाइन किया सेशन आपने, है ना, नोट्स आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, सर ये सब हम तो करने वाले हैं, हमने तो बता दिया कि हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन सर एक मैं ना आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि एक जैनिज्म का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैनिज्म में सर हम पढ़ते थे कि देयर इज 3-fold पाथ टू लिबरेशन, है ना, त्रिरत्न जिसे आप पढ़ते थे, आपको अगर याद हो तो ये बोला जाता था राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट कंडक्ट या एक्शन, है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अटेन दी कैवल्य और मोक्ष के लिए, ठीक है। अब सर ये काफी सारे बच्चों को पता होता है कि राइट फेथ मींस यू नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ फेथ इन द नॉलेज ऑफ द जैनिज्म। उसके बाद उस फेथ के बेसिस पे आपको राइट काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, आप पढ़ो टेक्स्ट को और उस नॉलेज को आप अप्लाई करो, एक्शन में कन्वर्ट करो, है ना। ये बात काफी लोगों को पता होती है। एक बात जो लोगों को नहीं पता होती
कि ये जो थ्री फोल्ड पाथ था, है ना, इसमें एक लॉजिकल ऑर्डर था, है ना। आप राइट नॉलेज पहले नहीं लिख सकते, राइट फेथ ही पहले आएगा, है ना। तो ये क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अनटिल अनलेस यू हैव राइट काइंड ऑफ फेथ, है ना, अगर बच्चे हम में भरोसा कर रहे हैं तभी तो हमारे कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो और किसी के कंटेंट में भटकेंगे नहीं, तभी उनका जो एक्शन होगा वो एक बेटर कंडक्ट में निकल के आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आप सबसे एक्सपेक्टेशन है ना, आपको राइट काइंड ऑफ फेथ शो करनी है। आपने सारथी ये ज्वाइन किया है, बहुत सारे टॉपर का बहुत सारे टॉपर निकले हैं सारथी ये से, उसके आप यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हैं। प्लस मटेरियल की ऑथेंटिसिटी के लिए भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, लास्ट ईयर फाउंडेशन का मटेरियल उठाओ और चैट जीपीटी को दो और इससे पूछो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये सारी बातें ऑप्शनल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल आप प्लान करो नेक्स्ट ईयर के लिए, नॉट नाउ। सी सेट के बारे में भी अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है सर, अफवाहें उठ रही है दोबारा से कि सी सेट चेंज हो सकता है। आपको अभी हम सी सेट नहीं कवर कराने वाले हैं, सी सेट हमने प्लान किया अप्रैल और मई के मंथ में नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आ ही जाएगी, तब तक तो पता लग ही जाएगा। नोबडी नोज कि सी सेट हटेगा या नहीं, पता तो किसी को नहीं है सर। पर यही सच है, यही सच है, यही सच है। चलो पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ इन सबको। हाँ श्योर सर। यार एक गाना था बचपन में, आई थिंक आपने स्कूल में भी गाया ही होगा, कर चले हम फिदा नो वतन साथी हो। तो उसमें एक लाइन आती है, वो लाइन बहुत मोटिवेट करती है मेरे को भी, तो मैं आपके संग शेयर करूँगा। वो ये है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो यार ये टाइम ना आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। ये टाइम जो आप जी रहे हो ना, ये कॉलेज का आपके अंदर एक एनर्जी है ना, इस एनर्जी को सही जगह पे आप यूटिलाइज करें और अपना जिंदगी बनाएं, है ना। हमको लगता है कई बार कि यार हम पार्टी नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, हम लाइफ, यार वो सब दोबारा आ जाएगा, है ना, वो कुछ समय की बात है। तो बस आपसे यही कहूंगा कि यार वो जान देने की रुत रोज आती नहीं, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, अपनी लाइफ बना लीजिएगा मेहनत करके। राइट, वंडरफुल सर। एक दो और डाउट जो मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं। दिस इज जीएस कोर्स, दिस इज नॉट ऑप्शनल कोर्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डोंट हैव दिस एम्बिग्विटी। ये जीएस कोर्स है, ऑप्शनल के लिए आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथी एज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट कब ज्वाइन करना है, कब ऑप्शन स्टार्ट करना है, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर, है ना। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी यू कैन प्लान फॉर द ऑप्शनल थिंग। प्रभ जी, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर आई थिंक स्टिल इन स्कूल, राइट, एंड यू विल अपीयर इन 2030। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो, जो टाइम है उसको वेस्ट मत करना, ढंग से यूटिलाइज करना, है ना। टाइम का यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एंड यस, सोसाइटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, समबडी वाज आस्किंग क्या सोसाइटी यहां इंक्लूडेड है? जीएस एंटायर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। क्लास का टाइमिंग जो हमने बोला, जो हमने बोल के आपको कोर्स लॉन्च किया था वही रहेगा, 4:30 PM मंडे टू सैटरडे, ठीक है। चलो ओके गौरी, तो भाई कैन वी एक्सपेक्ट द डिसिप्लिन फ्रॉम योर साइड? यार देखो एक चीज और बोलूंगा मैं सर, देखो बच्चों ने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, आज अगर कोई सेशन को देख रहा है तो उसने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया जी सर, तो उसने चढ़ावा तो चढ़ा दिया, पेमेंट तो कर दी है, फीस तो दे दी है। अब ये 2 साल का बैच है, हमारे लिए इसके आगे मोटिवेशन क्या है? रैंक आनी चाहिए, रैंक आनी चाहिए, ठीक है भाई। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, सजल सर और सर हम यहाँ बैठे हुए थे, रिजल्ट आने की जब बात हुई, रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, हम दोनों के पेट में ना ऐसे हो रहा था यार रिजल्ट के पहले, और हम फील करते हैं उस एंजाइटी को, है ना। वो बहुत बड़ा मोमेंट है यार, किसी के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो मोमेंट हमें दे दो भाई, हमें तो नहीं मिला सर, हम बच्चों के सारे जी लेते हैं उस मोमेंट को। राइट, ठीक है भाई। एक ही मोटिवेशन है कि आप खाली बैच ज्वाइन नहीं करोगे, बैच को फॉलो भी करोगे, रेगुलर क्लासेस में आओ। लॉन्ग गेम है, 2 साल का बैच आपने ज्वाइन किया है, लॉन्ग टर्म गेम है, कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो, टाइम गैप, डिसिप्लिन, अगेन शिविन सर विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। तो एज आई सेड कि आपके डाउट हमें ऑलरेडी पता है ना, हमें ऑलरेडी पता है आप कहां फंसने वाले हो, बट यू नीड टू गिव अस सम मोर टाइम टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। जस्ट अटेंड दी क्लासेस, ऑल दी सेशन रेगुलरली, है ना, एंड इन ड्यू टाइम आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं मंडे टू सैटरडे क्लास है, इट मीन संडे क्लास नहीं है, राइट। वो फैकल्टी टू फैकल्टी डिपेंडेंट है रितेश, है ना। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग स्ट्रैटेजी होगा ना, देयर कांट बी वन साइज फिट ऑल अप्रोच, है ना। चलो डन, रैंक 1, ऑल द बेस्ट। चले भाई, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पीयूष सर फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मचा दो यार सब मिलके। डन, सब कवर करेंगे विकास, डोंट वरी, वन स्टॉप सॉल्यूशन बोला है हमने, ठीक है। जस्ट फॉलो दी क्लासेस, जो आपकी क्लासेस है रेगुलरली अटेंड कीजिए, है ना।
जो नोट्स आपको मिलेंगे उनको रिवाइज कीजिए। आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन में अगेन बोलूंगा कि टू एन एक्सटेंट आप पे डिपेंडेंट है, भगवान पे डिपेंडेंट है। हम आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच करवा सकते हैं और वो हम यहाँ पे करवाएंगे अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वे, सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कब है? अगेन यू कैन सी दीज क्लासेस, इस टाइम पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड योर रेगुलर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of May 4:30 PM विद आदित्य कालिया सर, है ना। थैंक यू वेरी मच।